नमस्कार। आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वो पहली नज़र में किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के नोट्स जैसे लगते हैं। इनमें भारत के लोक नृत्यों से लेकर 1857 की क्रांति, संविधान के अनुच्छेदों से लेकर दही की केमिस्ट्री तक सब कुछ है। ये सच में जानकारी का एक खजाना है। मतलब बिखरे हुए तथ्य, तारीखें और नाम। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद सिर्फ इन तथ्यों को दोहराना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये बिखरे हुए मोती मिलकर क्या कहानी सुनाते हैं। सही बात है। आखिर यही वो जानकारी है जिसे आज के भारत में आवश्यक ज्ञान माना जाता है। तो चलिए इस पहेली को जोड़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये हमें भारत की कैसी तस्वीर दिखाती है। बेहतरीन। ये पड़ताल दिलचस्प होगी। शुरुआत कहाँ से करें? संस्कृति और कला से। हाँ, संस्कृति से ही शुरू करते हैं, क्योंकि किसी भी समाज की पहचान वहीं से शुरू होती है। इन नोट्स में एक सवाल है कि एलेला कड्डी किस राज्य का आदिवासी नृत्य है? जवाब केरल है, लेकिन फिर गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात सबके नृत्यों की एक लंबी सूची है। हाँ, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है। नहीं, ये भारत की विविधता का एक घोषणा पत्र जैसा है। आप इसे घोषणा पत्र कह रहे हैं। ये दिलचस्प है, क्योंकि ये दिखाता है कि विविधता में एकता सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक ऐसा विचार है जिसे शिक्षा और सामान्य ज्ञान के जरिए लगातार दोहराया जाता है। बिल्कुल। ये नृत्य सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये त्योहारों, रीति रिवाजों और सामाजिक जीवन का हिस्सा है। जैसे कर्नाटक का यक्षगान, जो पूरी रात चलने वाला एक संगीतमय नाट्य है, या फिर महाराष्ट्र का लावणी। हाँ, जो अपनी खास लय और अदा के लिए जाना जाता है। और संस्कृति सिर्फ लोक कला तक ही सीमित नहीं है, ये शास्त्रीय कला में भी शिखर पर पहुंचती है। इन नोट्स में एम एस सुब्बुलक्ष्मी और पंडित रविशंकर दोनों का जिक्र है। ये तो भारतीय संगीत के दो सबसे बड़े नाम हैं। तो इनके बारे में क्या खास जानकारी दी गई है? यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बारीकी है जो अक्सर लोग गलत कर देते हैं। नोट्स के अनुसार एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार थीं। पहली संगीतकार? हाँ, उन्हें यह सम्मान 1998 में मिला। वो कर्नाटक संगीत की एक किंवदंती थीं। उनके ठीक एक साल बाद 1999 में पंडित रविशंकर को भारत रत्न मिला। अच्छा। और वो ये सम्मान पाने वाले पहले पुरुष संगीतकार बने। ये सिर्फ एक तथ्य नहीं है, इसमें एक पैटर्न दिखता है। मतलब 90 के दशक के अंत और 2000 की शुरुआत में भारत के कुछ सबसे बड़े संगीतकारों सुब्बुलक्ष्मी, रविशंकर और फिर 2001 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां, हाँ, उनको देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। ऐसा लगता है जैसे उस दौर में भारत अपनी सांस्कृतिक जड़ों को और ज्यादा आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने रख रहा था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये एक तरह से अपनी सांस्कृतिक विरासत को सलाम करने का दौर था। और ये विरासत सिर्फ कला में ही नहीं, खेलों में भी दिखती है, खासकर उन खेलों में जिनका इतिहास भारत से जुड़ा है। आप पोलो की बात कर रही हैं, है ना? हाँ। इन नोट्स में एजरा कप का जिक्र है। मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि दुनिया का सबसे पुराना पोलो टूर्नामेंट एजरा कप कलकत्ता में शुरू हुआ था। हाँ, और नोट्स में एक तारीख को सही भी किया गया है। इसकी शुरुआत 1880 में हुई थी, 1900 में नहीं। 1880 में? सोचिए, उस समय कलकत्ता ब्रिटिश साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और पोलो अंग्रेजों और भारतीय राजघरानों के बीच बहुत लोकप्रिय था। कलकत्ता पोलो क्लब की स्थापना तो 1862 में हुई थी, जो इसे दुनिया के सबसे पुराने क्लबों में से एक बनाता है। तो ये खेल उस दौर के भारत में ब्रिटिश प्रभाव की कहानी भी कहता है। बिल्कुल। और फिर यहाँ आजाद भारत के खेल संस्थानों की कहानी है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की स्थापना 1946 में, यानी आजादी से ठीक पहले हुई। ये दिखाता है कि देश अपने भविष्य के लिए जमीन तैयार कर रहा था। और ये जमीन तैयार करने का नतीजा हमें बाद में दिखा। जैसे 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज का लंबी कूद में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतना। यह वैश्विक स्तर पर भारत के लिए एथलेटिक्स में पहला पदक था। ये एक लंबा सफर था। हाँ, बिल्कुल। और इस सफर में एक और प्रेरणादायक कहानी पैरालंपिक की है। अक्सर हम हाल के विजेताओं जैसे अवनी लेखरा का नाम जानते हैं, लेकिन इन नोट्स ने मुझे याद दिलाया मुरलीकांत पेटकर का नाम। हाँ, भारत के पहला पैरालंपिक स्वर्ण पदक मुरलीकांत पेटकर ने 1972 में तैराकी में जीता था। वो एक सैनिक थे जो 1965 की लड़ाई में घायल हो गए थे। उनकी कहानी तो असाधारण है। बिल्कुल। पेटकर की कहानी दृढ़ संकल्प और साहस की मिसाल है, और ये हमें उस दौर में ले जाती है जब भारत एक राष्ट्र के रूप में खुद को स्थापित कर रहा था। लेकिन आधुनिक भारत को समझने के लिए हमें उस एक घटना पर वापस जाना होगा जिसने सब कुछ बदल दिया,
और इन नोट्स का एक बड़ा हिस्सा उसी को समर्पित है, 1857 का विद्रोह। हाँ, 1857। ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, ये एक युग का अंत और दूसरे की शुरुआत थी। नोट्स की शुरुआत अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के जिक्र से होती है, जिन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया। पुराने साम्राज्य का दुखद अंत। और विद्रोह की चिंगारी का कारण भी बहुत दिलचस्प है, चर्बी वाले कारतूस। हाँ, ये सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, ये उस गहरे अविश्वास और सांस्कृतिक टकराव का प्रतीक थी जो सिपाहियों और अंग्रेजों के बीच पनप रहा था। धर्म और आस्था पर चोट ने उस बारूद में आग लगा दी जो पहले से जमा हो रहा था। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे की आवाज उसी गुस्से की पहली अभिव्यक्ति थी। बिल्कुल। फिर यहाँ अलग अलग केंद्रों के नेताओं के नाम हैं। दिल्ली में बख्त खां, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की कहानी हमेशा सबसे अलग नजर आती है, क्योंकि उनकी लड़ाई व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों थी। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था और वो सिर्फ अपने राज्य झांसी को बचाने के लिए नहीं लड़ रही थी। अंग्रेज जनरल ह्यूरोज, जिसने उन्हें हराया, उसने भी उनकी तारीफ करते हुए कहा था कि वो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थीं। अच्छा। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास उनकी शहादत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे शक्तिशाली प्रतीकों में से एक बन गई। लेकिन यहाँ एक और पक्ष भी दिखाया गया है। महाराज मेहताब चंद जैसे लोगों का जिक्र है जिन्होंने विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का साथ दिया। हाँ, और ये याद दिलाता है कि इतिहास कभी भी सीधा सपाट नहीं होता। सही कहा। और 1857 के दमन के बाद ब्रिटिश राज ने भारत पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। ये पकड़ सिर्फ सैन्य नहीं थी, बल्कि कानूनी और प्रशासनिक भी थी। और इन नोट्स में इसका एक बड़ा उदाहरण मिलता है, भारत के पहले उच्च न्यायालयों की स्थापना। ठीक है, तो ये एक स्वाभाविक अगला कदम है। विद्रोह के कुछ ही साल बाद 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में हाईकोर्ट स्थापित किए गए। हाँ, ये एक तरह से पुराने निजाम को हटाकर एक नई केंद्रीकृत कानूनी व्यवस्था लागू करने का तरीका था। बिल्कुल। और यह व्यवस्था आज भी हमारे न्यायिक ढांचे की नींव है। यहाँ एक और दिलचस्प तथ्य है जो दिखाता है कि ये ढांचा कैसे विकसित हुआ। क्या है वो? दिल्ली उच्च न्यायालय, जो 1966 में बना, 1971 तक हिमाचल प्रदेश पर भी अधिकार क्षेत्र रखता था। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे राज्यों के गठन और पुनर्गठन के साथ न्यायिक सीमाएं भी बदलती रही हैं। और जब हम प्रशासनिक ढांचे की बात कर रहे हैं तो राज्यपाल का पद बहुत महत्वपूर्ण है। नोट्स में बताया गया है कि 7वें संशोधन 1956 के तहत एक ही व्यक्ति को एक से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। हाँ। ये सिर्फ एक तथ्य नहीं है, इसके पीछे भी एक कहानी है। हाँ, और वो कहानी 1956 के राज्य पुनर्गठन आयोग से जुड़ी है। जब भाषा के आधार पर नए राज्य बनाए जा रहे थे, तो ये महसूस किया गया कि कुछ छोटे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही राज्यपाल रखना मतलब प्रशासनिक और वित्तीय रूप से ज्यादा कारगर हो सकता है। तो ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना व्यावहारिक है। बिल्कुल, और कैसे समय के साथ बदलती जरूरतों के हिसाब से ढलता है। अनुच्छेद 153 हर राज्य में राज्यपाल के पद की नींव रखता है, लेकिन 7वें संशोधन ने इसमें ये जरूरी लचीलापन जोड़ा। तो हमने भारत के सांस्कृतिक और राजनीतिक नक्शे को देखा। अब थोड़ा जूम आउट करके दुनिया के नक्शे को देखते हैं, जिसका जिक्र भी इन नोट्स में है। हाँ, यहाँ रेगिस्तानों की एक सूची है और इसमें एक आम गलती को सुधारा गया है। गिब्बन रेगिस्तान ब्राजील में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में है। हाँ, ये दिखाता है कि सामान्य ज्ञान का एक बड़ा हिस्सा दुनिया की भूगोल की बुनियादी समझ है। और भूगोल सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं है, यहाँ ज्वालामुखियों का भी जिक्र है। इटली का स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये नाम ही कितना काव्यात्मक है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि ये इतना सक्रिय है कि इससे लगातार छोटे छोटे विस्फोट होते रहते हैं, जो रात में दूर से एक लाइट हाउस की तरह दिखते हैं। अच्छा। और ये समझना कि दुनिया सिर्फ नक्शों से नहीं बनती, बल्कि उन प्राकृतिक नियमों से भी चलती हैं जो उसे आकार देते हैं। और इन नोट्स में विज्ञान के कुछ ऐसे ही बुनियादी नियमों का जिक्र है, जैसे कि स्नेल का नियम। इसे हमेशा अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जोड़ा जाता है, जो थोड़ा तकनीकी लगता है। क्या इसे सरल तरीके से समझ सकते हैं? जरूर। स्नेल का नियम असल में वही सिद्धांत है जो बताता है कि जब आप पानी के ग्लास में एक पेंसिल डालते हैं तो वो मुड़ी हुई क्यों दिखती है। अच्छा, बस इतना ही? हाँ, बस इतना बताता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे हवा से पानी में, तो वो थोड़ा मुड़ जाता है। यह एक बहुत ही फंडामेंटल नियम है जो चश्मे के लेंस से लेकर इंटरनेट चलाने वाले फाइबर ऑप्टिक केबल तक
हर चीज में काम आता है। ये तो बहुत आसान हो गया। और ऐसी एक रोजमर्रा की चीज है दही। नोट्स में बताया गया है कि दही का बनना एक रासायनिक प्रक्रिया है। हाँ, ये हमारे किचन में होने वाली एक छोटी सी केमिस्ट्री लैब है। केमिस्ट्री लैब। दूध में लैक्टोज नाम की शुगर होती है। हाँ। जब हम उसमें थोड़ा दही मतलब जामन डालते हैं तो उसमें मौजूद बैक्टीरिया उस लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। अच्छा। एसिड दूध के प्रोटीन केसीन को जमा देता है और बस दही तैयार। ये इतना सरल और रोजमर्रा का उदाहरण है कि हम भूल जाते हैं कि इसके पीछे विज्ञान है। ये सोचना कितना अजीब है कि हम रोजमर्रा में कितनी सारी केमिस्ट्री खाते पीते हैं। नोट्स में टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड, इमली में टार्टरिक एसिड और चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड। हाँ, सब कुछ हमारे आसपास है। और ये सब संस्कृति, इतिहास, विज्ञान एक ऐसे समाज में होता है जिसे चलने और बढ़ने के लिए एक इंजन की जरूरत होती है, और वो इंजन है अर्थव्यवस्था। बिल्कुल। इन नोट्स का आखिरी हिस्सा हमें उसी दुनिया में ले जाता है। यहाँ 2011-12 के आंकड़े हैं कि भारत का कितना कार्यबल किस क्षेत्र में लगा था। क्या कहते हैं आंकड़े? तृतीयक यानी सेवा क्षेत्र में। ये आंकड़े 10 साल से ज्यादा पुराने हैं, लेकिन ये उस समय के भारत की आर्थिक सच्चाई बताते हैं। एक देश जो कृषि प्रधान से सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा था। और यहाँ अर्थशास्त्र के दो बुनियादी नियम भी हैं। एक है मांग का नियम और दूसरा है घटते सीमांत उत्पाद का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। हाँ, ये दूसरा वाला सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। इसे एक खेत के उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके पास 1 एकड़ जमीन है और एक मजदूर काम कर रहा है। ठीक है। आप एक और मजदूर लगाते हैं तो पैदावार बढ़ जाती है। आप तीसरा लगाते हैं तो शायद और बढ़ जाए। लेकिन एक सीमा के बाद जब आप उसी छोटे से खेत में और मजदूर लगाते जाएंगे तो वे एक दूसरे के काम में ही बाधा डालेंगे। बिल्कुल। और हर नए मजदूर के आने से होने वाली पैदावार की बढ़त कम होती जाएगी। यही घटते सीमांत उत्पाद का नियम है। ये जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, पढ़ाई से लेकर बिजनेस तक। ये तो बहुत ही उपयोगी नियम है। और अंत में एक सरकारी योजना का जिक्र है, सुकन्या समृद्धि खाता। हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का हिस्सा है। हाँ, ये 2015 में शुरू हुई थी। ये दिखाता है कि सामान्य ज्ञान सिर्फ इतिहास या विज्ञान तक सीमित नहीं है। अपने नागरिकों को उन सामाजिक योजनाओं के बारे में जागरूक करना भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उनके जीवन को बेहतर बना सकती हैं। तो हमने लोक नृत्य से शुरुआत की और एक सरकारी योजना तक पहुंचे। इन सभी तथ्यों को एक साथ देखने पर यह साफ हो जाता है कि आवश्यक ज्ञान का मतलब क्या है। यह अपनी सांस्कृतिक जड़ों का सम्मान करना, आधुनिक भारत की नींव को समझना, अपने आसपास की दुनिया और विज्ञान के मूल सिद्धांतों को जानना और देश की आर्थिक और सामाजिक सच्चाइयों से अवगत रहना है। बिल्कुल। ये ज्ञान सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, ये एक जागरूक नागरिक बनने की प्रक्रिया का हिस्सा है। हर तथ्य, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई की कहानी हो या स्नेल का नियम, हमें अपने देश और दुनिया को बेहतर ढंग से समझने की एक खिड़की देता है। ये बिखरे हुए मोती वाकई एक माला बनाते हैं। सही कहा है। और इसी विचार के साथ हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो इन्हीं स्रोतों से प्रेरित है। इन नोट्स में टमाटर, इमली, सिरका सब में मौजूद एसिड के बारे में बताया गया है, लेकिन एक सवाल अधूरा छोड़ दिया गया है। तो आज का विचारणीय प्रश्न यही है, नारियल में कौन सा अम्ल यानी एसिड मौजूद होता है? इस पर सोचिएगा।